कोटा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है भाषा और साहित्य की जो सेकंड क्लास है, इसके अंदर हम भाषा और साहित्य का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कल इसके जो पीवाई के क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने हम करवाएंगे, ताकि आपके साथ के साथ तैयारी का पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास आज की रहेगी। कल जो फर्स्ट क्लास थी, इससे पहले की जो क्लास थी, तो जिसने भी फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास को पहले देखें और सेकंड क्लास इसके बाद कंटिन्यू देखें। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट। साहित्य। मारवाड़ी बोली की जो साहित्यिक रूप है वो क्या है? डिंगल को कहा जाता है। अधिकांश जैन साहित्य मारवाड़ी में ही लिखा गया। जिस प्रकार से जो डिंगल भाषा में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ लिखी गई है वो है राजिया के सोरठे कौन से भाषा में है? डिंगल में। वेली कृष्ण रुक्मणी री डोला मारू है, जो डोला मारू या डोला मरवण, वो भी किस में? डिंगल में है। मुमल भी किस में है? डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या है? यह बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में प्रथम स्थान रखती है। यह औसगुण विशिष्ट बोली है। छंदों में सोरठा छंद, रागों में मांडराग जितना अच्छा इस बोली में मिलता है, भारत की अन्य प्रांतीय बोलियों में नहीं मिलता है। फिर आगे बोलियां हैं। जो बोलियां हैं वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है और इसके साहित्यिक रूप क्या है और इसके उपबोली भी कौन कौन सी हैं, इसके बारे में, प्रत्येक बोली के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बोली का जो इम्पोर्टेंट रहने वाला जो पॉइंट है वो रहेगा इसके अंदर क्षेत्र, कि मतलब कि जो मेवाड़ी बोली है वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना। तो सबसे पहले है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों के अधिकांश भागों में बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को मेवाड़, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बोली जाएगी उसको कौन सी बोली बोलेंगे? पर्वतीय मेवाड़ी। और मैदान में बोली जाएगी उसे कौन सी बोलेंगे? पर्वतीय मेवाड़ी या मेवाड़ी पर्वतीय बोलेंगे। इसकी जो मेवाड़ी बोली की जो उपबोली है वो कौन कौन सी है? उदयपुर में बोली जाने वाली उपबोली है, उदयपुर में जो बोली जाती है उसको क्या बोलते हैं? धावड़ी बोली मेवाड़ी की उपबोली है। और इसके साहित्य कौन कौन से हैं? साहित्य है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार। साहित्य कौन से है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया। संत कवि चतुर सिंह बावजी ने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की। तो संत कवि चतुर सिंह बावजी ने कौन सी भाषा में, क्वेश्चन आ सकता है कि संत कवि चतुर सिंह बावजी ने कौन सी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संत कवि चतुर सिंह बावजी ने मेवाड़ी भाषा में कौन से ग्रंथ की रचना नहीं की। तो तीनों या ध्यान में रखने हैं, एक तो योग सूत्र होगा, भगवत गीता होगा और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्वेश्चनों पर भी थोड़ा फोकस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और कौन कौन से जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। इससे जो मेवाड़ी बोली है इसकी विशेषता क्या रहने वाली है? मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी बोली राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी में ए ओ की ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। मेवाड़ी व मारवाड़ी बोली की भाषागत विशेषताओं में साम्यता है। फिर तो दूसरी बोली है वो वागड़ी। इस पे क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो वागड़ी बोली है वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वो यही है कि वागड़ी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ी क्षेत्र बोलते हैं और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी होती है? वागड़ी बोली कहलाती है। तो ये लिखा हुआ है कि जो वागड़ है
डूंगरपुर बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी होती है? वागड़ी कहलाती है। मेवाड़ के दक्षिण एवं सूंद राज्य के उत्तर में एवं अरावली प्रदेश मालवा की पहाड़ियों तक इसका विस्तार। और इसके साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। साहित्य के इसका वागड़ी का साहित्य, वागड़ी भाषा में प्रकाशित साहित्य का अभाव है, मतलब कि साहित्य इसका नहीं है। संत मावजी द्वारा हस्तलिखित चोपड़ा ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखा गया है। तो संत मावजी, तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो चोपड़ा ग्रंथ वो किसके द्वारा लिखा गया है? मावजी द्वारा। और वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वागड़ी भाषा में लिखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोपड़ा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। फिर इसकी वागड़ बोली की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? वागड़ क्षेत्र गुजरात के नज़दीक होने के कारण वागड़ी बोली पर गुजराती प्रभाव परिलक्षित होता है। ग्रियर्सन ने इसे क्या बोला है? भीली बोली भी कहा है। इसमें च और छ का उच्चारण स किया गया है तथा थ के स्थान पर था के स्थान पर हथों का प्रयोग किया गया। तो आपने कल भी पढ़ा था कि ग्रियर्सन के बारे में आपने कल सभी ने पढ़ा था। ग्रियर्सन ने जो है मुख्य रूप से जो ये शब्द जो पहले भी आया था, जो ग्रियर्सन ने एक पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, कि ग्रियर्सन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषाओं को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया था? तो कितने वर्गों में बांटा गया था? 5, जो आपको कल बताए थे। वो कौन कौन से थे? जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान था, दक्षिणी राजस्थान था, उत्तर पूर्वी राजस्थान था, मध्य पूर्वी राजस्थान था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इस प्रकार से वो क्वेश्चन ध्यान में रखना। ग्रियर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि टेसीटोरी, एक पढ़ा था टेसीटोरी। टेसीटोरी की जो बुक थी वो कौन सी थी? टेसीटोरी की बुक थी इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका। और ग्रियर्सन की कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोनों पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद है शेखावटी। शेखावटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। इस क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया है। वर्तमान में जो सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। विशेषताएं, शेखावटी विशेषता यह मारवाड़ी का ही एक उपबोली है। फिर इसके बाद है ढूंढाड़ी। यह पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है। इसको जयपुर झाड़वाड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, किशनगढ़, टोंक, दौसा, अजमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में बोली जाती है। इसके बाद इसके हम पढ़ेंगे उपबोली कि ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है। तो ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोलियों में उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली में तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, कोठाड़ी, राजावाटी, सिपाड़ी शामिल है। तो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन कौन सी है? तोरावाटी है, चौरासी है, अजमेरी है, किशनगढ़ है, नागरचोल है, कोठाड़ी है, राजावाटी है, सिपाड़ी है शामिल। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि तोरावाटी किसकी उपबोली है, चौरासी किसकी उपबोली है, अजमेरी किसकी है, किशनगढ़ी किसकी है, नागरचोल किसकी है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उपबोली और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ढूंढाड़ी बोली के अंदर उपबोली है कोठड़ी। कोठड़ी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिणी जयपुर। कोठड़ी का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी जयपुर है। नागरचोल का है टोंक स्वायम्भरपुर, जगरोती का है करौली, चौरासी का है सायपुर, किशनगढ़ का है किशनगढ़ अजमेर। इसके बाद है साहित्य। ढूंढाड़ी बोली जो साहित्य है वो संत दादू और उसके शिष्यों का अधिकांश साहित्य इस बोली में लिखा गया था। कौन सी बोली में लिखा गया था? ढूंढाड़ी बोली के अंदर संत दादू व उसके शिष्यों का अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिखा है? ढूंढाड़ी में। ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल का ढूंढाड़ी अनुवाद भी प्रकाशित किया था।
फिर इसकी ढूंढाड़ी बोली की विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है। गुजराती एवं ब्रिज भाषा, गुजराती एवं ब्रिज भाषा की उपबोली है। गुजराती एवं ब्रिज भाषा से प्रभावित इस बोली के करीब 15 रूप सुनने को मिलते हैं। इस बोली में वर्तमान काल में छः और भूतकाल के लिए छी या छो का प्रयोग किया जाता है। तो ढूंढाड़ी बोली के अंदर वर्तमान काल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, छः का प्रयोग किया जाता है, और भूतकाल के लिए किसका, छी का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हम थे है, था, थे, थी किस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भूतकाल के लिए है, हा, ही, जो उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, वर्तमान काल के लिए, भविष्य के लिए, होगा, होंगे, ये भविष्य के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जो ढूंढाड़ी बोली है वो छः तो यूज़ किया जाता है भूतकाल के लिए, और छी या छो किसके लिए किया जाता है, वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल के लिए छः का और भूतकाल के लिए छी का प्रयोग किया जाता है। ढूंढाड़ी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। तो ढूंढाड़ी बोली का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कौन सी में मिलता है, 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। तो नेक्स्ट बोलिए आपके पास हाड़ौती। हाड़ौती आप सभी जानते हो, हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा कहलाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी होगी, हाड़ौती बोली। नॉर्मल सी बात है, जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो उसी का रूप और उसी का नाम दे दिया गया। तो शेखावटी में बोली जाने वाली शेखावटी बोली होगी, वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वागड़ी बोली होगी, और हाड़ौती क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी होगी, हाड़ौती बोली होगी। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। इसके साहित्य हैं, बूंदी के जो प्रसिद्ध कवि कौन कौन से, सूर्यमल मिश्रण थे। बूंदी के जो प्रसिद्ध कवि है वो कौन से हैं, सूर्यमल मिश्रण। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में, हाड़ौती बोली में। बूंदी के जो प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं को हाड़ौती क्षेत्र का प्रयोग मिलता है। मिश्रण को मिश्रण भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में कई बार आ सकता है मिश्रण, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रण को मिश्रण ही बोला गया है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं हाड़ौती बोली की। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह ही छः आपको बताया था कि अभी भूतकाल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, छः का, और छी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्तमान काल के लिए। तो इस बोली की जो ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती व मारवाड़ी का प्रभाव भी है। हाड़ौती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पूर्व में शिवपुरी, पूर्व व दक्षिण में मालवी बोली बोली जाती है। प्राचीन हाड़ौती में प्राचीन काल में हूणों, गुर्जरों व अन्य विदेशियों के संपर्क का प्रभाव भी देखा जा सकता है। फिर है इसके बाद जो नेक्स्ट बोली है वो आपके पास है मालवी बोली। तो मालवी बोली में है मध्य प्रदेश, मालवी बोली में मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग रतलाम, झाबुआ, मंदसौर आदि को मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, कुछ भाग मालवी बोली बोली जाती है। फिर है मालवी बोली की उपबोली कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मालवी की प्रमुख उपबोलियों में निमाड़ी है, रागड़ी है, निमाड़ी होगी, रागड़ी होगी, उमठवाड़ी होगी, रतलामी होगी, पाटवी होगी, सोंदवाड़ी शामिल है। फिर इसके साहित्य हैं, चंद्र सखी, रटनागर आदि की रचनाओं में इसका कहीं कहीं अच्छा रूप देखने को मिलता है। फिर इसकी विशेषताएं हैं, यह कोमल है, मधुर बोली है। इस बोली पर गुजराती या मराठी भाषा का प्रभाव है। इस बोली में मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। फिर है रागड़ी। यह बोली मुख्यतः मालवा के राजपूतों में प्रचलित है। विशेषता इस बोली में मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है। यह मालवी की
उपबोली है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेवाती। मेव जाति का बाहुल्य होने से अलवर, खेरथल, तिजारा, डी के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की बोली को क्या बोलते हैं? मेवाती कहा जाता है। उपबोली है स्थान भेद के आधार पर इसके कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठोर मेवाती, बयाना मेवाती, बिगोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, नहेड़ा मेवाती, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ आदि महेटा है। और इसके साहित्य कौन कौन से हैं? संत लालदास, चरणदास, देवबाई, सहजोबाई, डूंगर सिंह, भीख, सके आदि का साहित्य इसी बोली में है। फिर इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं। भरतपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। उद्भव के एवं विकास की दृष्टि से यह बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। जो स्टार्टिंग में बताई थी वो बोलियां आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आगे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना पड़ेगा कौन सी भी बोली आ सकती है। जो बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टार्टिंग वाली बोली से जो मैंने खास तौर से जोर देकर जो पढ़ाई है उन बोली पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। उसके बाद है अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? यह बोली अलवर के कुछ क्षेत्र, बहरोड, कोटपुतली, मुंडावर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। प्राचीन काल में आभीर जाति की एक पट्टी इस क्षेत्र में आबाद हो जाने से यह क्षेत्र अहिरवाटी या हीरवाल कहलाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र को राठ व यहाँ की बोली को राठी भी कहा जाता है। फिर इसके साहित्य हैं। भीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज का हमीरासो व शंकरराव का भीम विलास इसी बोली में है। और अलीबख्श, मुंडावर पंडित रामानंद, पंडित मंगतराम भारद्वाज आदि ने भी इस बोली के साहित्यिक सर्जन में अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलवर के अलीबख्शी ख्याल लोकनाट्य भी इसी बोली में किया जाता है। इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं। यह बोली देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। कौन सी बोली? अहिरवाटी बोली जो है देवनागरी में, गुरुमुखी में, फारसी में लिपि में लिखी जा मिलती है। यह बोली भागरू बोलते हरियाणवी को, मेवाती की बीस की बोली है। फिर इसके बाद है खेराड़ी। यह शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ भागों में बोली जाती है। विशेषताएं इसकी है यह मारवाड़ी की उपबोली, इस बोली में मेवाड़ी व ढूंढाड़ी हाड़ौती का प्रभाव है। फिर है गोडवाड़ी का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? गोडवाड़ी का जालोर की आहोर तहसील व पाली में सिरोही के कुछ भागों पर बोली जाती है। साहित्य इस बोली की मुख्य रचना कौन सी है? बिसलदेव रासो है। तो बिसलदेव रासो की पूछ लिया जाए कि कौन सी भाषा में है तो कौन सी है? गोडवाड़ी क्षेत्र में, गोडवाड़ी में भाषा में लिखी गई है। क्या चीज़? बिसलदेव रासो। फिर इसके बाद है तोरावाटी। झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग, नीमका थाना जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी? तोरावाटी। तो जो क्षेत्र है उसी की वो बोली होगी। तो तोरावाटी क्षेत्र कौन कौन सा होता है? झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग, जो नीमका थाने वाला भाग है वो, और जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी? तोरावाटी होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है अपना डिंगल और पिंगल। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है डिंगल और पिंगल। तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो क्या है? एक डिंगल है और एक क्या है? पिंगल है। पै से पिंगल, और ये इसमें दो ही क्षेत्र आएंगे, एक तो डिंगल का क्षेत्र और एक पिंगल का क्षेत्र। डिंगल पै से पिंगल, पै से हम याद करेंगे पूर्वी राजस्थान, और डिंगल ये अपोजिट रहेगा। डिंगल और पिंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। पै से पिंगल और पै से क्या रहेगा? पूर्वी राजस्थान, और डिंगल पूर्वी का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो डिंगल भाषा कौन से में है? पश्चिमी राजस्थान में बोली जाए। क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप कितने हैं? तो साहित्यिक रूप कितने हैं? दो हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो डिंगल है और एक क्या है? पिंगल है। तो ध्यान में रखना है
डिंगल और पिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप है। तो पिंगल कहाँ बोली जाती है? पिंगल बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, और डिंगल कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान का में बोली जाती है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिंगल और पिंगल क्या चीज़ें हैं। देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में पश्चिमी राजस्थानी व पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप में क्रमशः डिंगल व पिंगल शैली का विकास हुआ। डिंगल पर गुजराती का प्रभाव था, पिंगल ब्रिज भाषा से प्रभावित है। तो गुजराती भाषा का जो प्रभाव किस पे है? डिंगल पे है, और पिंगल ब्रिज भाषा से प्रभावित है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कवि बांकीदास ने अपनी रचना कूक कवि 32 में किया था। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास ने किया था। कौन सी रचना में किया था? कूक कवि 32 में किया था। इसके बाद है डिंगल और पिंगल में जो मुख्य अंतर है शैलियों में, वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले। थोड़ा ध्यान में रखना अंतरों को। जो पहला अंतर देखिए, पहला अंतर पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि जो डिंगल है वो कौन सी पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, और पिंगल किसका है? पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। तो ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट लाइन थी ये। अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा साहित्य चारण जो डिंगल है वो किसका है? चारण कवियों का है। तो ध्यान में रखना, चारण कवि कौन से में लिखते थे? डिंगल में लिखते थे। साहित्यिक वहाँ भाट जो जाति के जो कवि थे वो किस में लिखते थे? पिंगल में लिखते थे। चारण जाति के द्वारा कौन को? डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश जो है डिंगल साहित्यिक गीत रूप में लिखा गया, और इसके प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? आप सभी ने पढ़ाए थे पहले कि ढोला माऊरा दुहा, अचलदास खिंचीरी वचनिका, राजरूपक, राव जेतसिर और छंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, सगत रासो, वीर सतसई, वेली कृष्ण रुक्मणीरी आदि जो है वो किस में है? डिंगल भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब इसके बारे में हम पिंगल भाषा के बारे में देखते हैं। पिंगल ब्रिज भाषा है, पूर्वी राजस्थानी। पहले बता चुका हूँ कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल है। फिर है अधिकांश साहित्य भाट जाति जो डिंगल थी वो कौन सी जाति के लोग करते हैं, बोलते हैं? ये चारण के। और पिंगल है जो है वो कवि कौन से होते हैं? भाट जाति के जो कवि द्वारा लिखित हैं। पिंगल का विकास सोरसेनी अपभ्रंश में हुआ था। तो गुर्जरी अपभ्रंश में तो डिंगल है, और सोरसेनी अपभ्रंश में कौन सी है? पिंगल है। पिंगल साहित्य छंद व पदों के रूप में लिखा गया है। तो वो किसके रूप में था? डिंगल था गीत रूप में, और ये है छंद और पदों के रूप में लिखा गया है। उसकी जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, वंश भास्कर इत्यादि हैं। तो जिसके पीछे रासो लगा है वो क्या है? पिंगल में है। और एक लास्ट वाली जो है वंश भास्कर भी किस में है? पिंगल भाषा के अंदर है। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, डिंगल के अलंकारों में वेण सगाई डिंगल का एक अच्छा अलंकार है, और इसका डिंगल में जैसा प्रयोग मिलता है वैसा ही किसी दूसरी भाषा में नहीं। ये डिंगल भाषा का स्वयं का अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वेण सगाई। इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं वो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थानी लिपि अधिकांश देवनागरी लिपि में मिलती है। राजस्थानी लिपि कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में मिलती है। यह लिपि लकीर खींचकर घसीट रूप में लिखी जाती है। राजकीय अदालतों आदि में प्राय राजस्थानी लिपि घसीट लिपि का विशुद्ध प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी लिपि को महाजनी, कामदरी, शास्त्री आदि रूप में लिखा जाता है। राजपूतानों में प्रचलित लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। महाजनी या बनियावटी लिपि के अक्षर मुड़िया कहलाते हैं, और इनमें मात्राएं नहीं होती, अतः यह लिपि मुड़िया लिपि कहलाती है। तो राजस्थानी लिपि कौन सी लिपि कहलाती है? मुड़िया लिपि कहलाती है। मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था? टोडरमल ने किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुड़िया लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो राजस्थानी भाषा कौन सी लिपि में है? मुड़िया लिपि के अंदर। महाजनी व बनियावाटी लिपि के अक्षर मुड़िया कहलाते हैं, इनमें मात्राएं नहीं होती। तो ध्यान में रखना है। तो आज ये जो राजस्थानी भाषा और
और बोलियों का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। कल इसके आपको PYQ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो जिसने भी ये दोनों क्लासें नहीं देखे वो इन दोनों क्लासों को अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास आपको कल डेली क्लासें मिलती रहेगी, लगातार कंटिन्यू क्लासें आपको आएगी। रीट का जो ऑल लगभग जो पूरा सिलेबस है वो आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा, PYQ के साथ करवाया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो धन्यवाद।